आज भी वह नौकरी न मिलने की हताशा के साथ घर लौटा। कल ही गांव से खत आया कि आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। पिताजी से अब काम नहीं होता। वहाँ कुछ जल्दी करो वरना यहीं आ जाओ। जो 3-4 बीघा जमीन बची है उसी पर खेती करो, उसी को संभालो। आखिर बिट्टी की शादी भी तो करनी है। अब जल्दी कुछ भी करो। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 3-4 बीघा जमीन में क्या होगा। कितनी हरसतों से इधर उधर से कर्ज लेकर उसके पिता ने उसे शहर भेजा था। बेटा पढ़ लिख जाएगा तो कोई नौकरी कर लेगा और फिर बिट्टी की शादी खूब धूमधाम से करेगा। पर सोचा हुआ कभी पूरा होता है क्या। आखिरी मेरी भी कुछ अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियां हैं। मैं उनसे मुंह तो नहीं मोड़ सकता ना। और कब तक यहाँ नौकरी की तलाश में भटकता रहूँगा। कुछ करना ही पड़ेगा। वह सोचने लगा, मैं कल ही घर चला जाऊँगा। पर रंजना ख्यालों में यह नाम आते ही वह काँप सा गया। क्या कहूँगा रंजना से। क्या मैं उससे अलग रह पाऊँगा। अलग रहने की जरूरत क्या है। वह भी मेरे साथ चलेगी। मन ने सहज उत्तर दिया, साथ चलेगी। जैसे उसके मन ने प्रति प्रश्न पूछा, तुम उसे क्या दे पाओगे। एक उदास बोझिल सी जिंदगी। तो क्या उसे छोड़ दूं। यह सवाल मन में आते ही वह सिहर सा गया। पर यह तो करना ही पड़ेगा। आखिर मेरे पास है ही क्या जो मैं उसे दे सकता हूँ। उसे अपने से अलग करना पड़ेगा, पर कैसे वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। इन्हीं ख्यालों में डूबते उतरते उसे अपनी छाया से डर लगने लगा था। कितनी अजीब बात थी कि वह अपने आप से ही भयभीत था। उसे ऐसा लगने लगा था कि खोना ही उसकी नियति है। जो इच्छा उसके मन में पिछले 7 सालों से कायम थी, आज उसी से वह डर रहा था। कोई नदी अविरल कितना बह सकती है, अगर उसकी धारा को समुद्र स्वीकार न करे तो। हर चीज की एक सीमा होती है। उसे लगा कि वह कमरे में नहीं बल्कि रेत के मैदान पर चल रहा हो। दिमाग में रेगिस्तान याद आते ही उसे वह कहानी याद आ गई। एक मुसाफिर रास्ता भटक कर रेगिस्तान में फंस गया। उसका गला प्यास से सूखा जा रहा था। वह यूं ही बेदम थके कदमों से अपने को घसीटता हुआ चला जा रहा था। वह प्यास से बेहाल होकर गिरने ही वाला था कि उसे लगा कि कोई स्रोत बह रहा है। उसके कदम पुनः शक्ति के साथ उठे। दूर कहीं पानी था। वह तेजी से उस तरफ बढ़ चला, पर पास जाने पर पता चला कि वह तो मरीचिका थी। निराश थका हार वह तपती रेत पर घुटनों के बल बैठ गया। तभी दूर उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। उसने सोचा शायद उसकी प्यास बुझ जाए। वह झोपड़ी तक पहुँचते पहुँचते गिरने ही वाला था कि तभी किसी के कोमल हाथ उसे सहारा देकर झोपड़ी के अंदर तक ले आए और पूछा, ऐ अजनबी, तू क्यों भटक रहा है और तुझे किसकी चाह है। उसके मुंह से केवल 2 शब्द निकले, पानी, प्यासा। इन्हीं शब्दों के साथ वह गिर पड़ा। उस कोमल हाथ वाले व्यक्ति ने अपनी अंजलि में जल भरकर उसे पिलाया। पानी की चंद बूंदों से उसके होश आ गया, पर उसकी प्यास अभी बुझी नहीं थी। वह अभी और पानी पीना चाहता था। तभी एक वहशी आवाज उसके कानों में गूंज उठी, कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। तू किसे पानी पिला रही है। क्या तुझे पता नहीं कि यह पानी कितनी मुश्किल से यहाँ तक आता है। इतना कहकर उस बहसी आवाज के मालिक ने उस अजनबी को झोपड़ी से बाहर धकेल दिया और वह फिर उसी रेगिस्तान में भटकने लगा। कहते हैं मरते वक्त उस भटके युवक के होठों पर यही बात थी कि ए अजनबी, जब तुझे प्यासा ही मरना था तो 2 घूंट भी क्यों पिलाया। इस कहानी की तरह ही उसे अपना हाल भी लगा। कहीं वह ही तो उस कहानी के तो पात्र नहीं है और वे कोमल हाथ रंजना ही के तो नहीं जो 2 घूंट पीकर फिर प्यासा मरेगा इस जन्म में। उसका मन उसके वश में नहीं हो पा रहा था। वह अपने मन को शांत करने के लिए रेक से कोई पुस्तक तलाशने लगा। एक पुस्तक निकालकर वह बिस्तर पर लेट गया और किताब के पन्नों को पलटने लगा। तभी पुस्तक से एक सूखा फूल उसकी छाती पर गिरा। वह जैसे अपने आप से
ही चीख उठा, यार, यादें भी मधुमक्खियों की तरह होती है, जो पीछा ही नहीं छोड़ती। अतीत की एक घटना आंखों में साकार हो उठी। रंजना का हाथ उसकी तरफ बढ़ा और उसने मुस्कुराकर उसे सफ़ेद गुलाब यह कहते हुए पकड़ा दिया, मिस्टर अभिषेक, आपके जन्मदिन का तोहफा। उसने हंसते हुए रंजना से फूल ले लिया। जानते हो अभी मैंने तुम्हें सफ़ेद गुलाब क्यों दिया? क्योंकि इट इज़ ए सिंबल ऑफ प्योर स्पिरिचुअल लव। उसने मुड़कर बिस्तर पर देखा तो वही फूल पड़ा था, पर अब सफ़ेद नहीं, सूख कर काला हो चुका था। इसने भी रंग बदल दिया, यह सोचकर वह हंसा। प्योरिटी चेंज्ड वोन कलर। काला रंग अस्तित्वहीनता का प्रतीक है। प्रेम के अस्तित्व को शून्य करने के लिए जाने क्यों रातें काली ही होती हैं, जाने क्यों उजाले का अपना कोई रंग नहीं होता। और कितनी अजीब बात है कि उजाले में ही सारे रंग दिखाई देते हैं। मुझे भी तो रंजना की आंखों में अपने सारे रंग दिखाई देते हैं, क्योंकि वह सुबह के उजाले की तरह हैं और मैं काली रात की काली माँ की तरह हूँ। मिस्टर अभिषेक, यू और एलोन विद योर ग्रेट माइंड जैसे शब्दों के सहारे उसने खुद अपनी ही पीठ थपथपाई, पर हर जगह दिमाग काम नहीं आता। बहुत कुछ होता है प्योर हार्टली, मैं क्यों नहीं कर पाता ऐसा? मैं क्यों समझ रहा हूँ कि स्थितियों को क्यों नहीं बन पाता एक अबोध शिशु जो चांद को भी खिलौना समझकर लेने की जिद बैठता। मेरे घर आने वाला ही था, कब तक साथ चलते रहोगे? रंजना ने पूछा, तुम्हारे साथ चलना कितना अच्छा लगता है। हाँ, अभी तक तो। क्या कहा अभी तक? इसका क्या मतलब? कुछ नहीं, ऐसे ही। वह हंसी। मैं तुम्हारे साथ सदियों तक बिना रुके चल सकता हूँ, समझी? कौन जाने, रंजना के माथे पर बल डालकर कहा। वह यह सोचकर कांप सा गया, क्या रंजना अपने भविष्य को जानती थी? कुछ लोगों को भविष्य के बारे में स्वप्न आते हैं, तो कुछ चेहरे के भावों को देखकर सामने वाले का भविष्य बता देते हैं। रंजना ने भी मुझे पढ़कर बता दिया था, पर अब मैं क्या कर सकता हूँ? उसने सोचा, मैं अपने हाथों से अपने ही सपनों को आग लगाऊंगा। फिर उसे लगा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा करना ही पड़ेगा, और कोई चारा भी तो नहीं। दीवार पर लटकी घड़ी में घंटे की आवाज़ से वह घबरा सा गया। उसे हाथों में गीलापन सा महसूस हुआ, जैसे उसने अभी अभी रंजना का हाथ छोड़ा हो, और रंजना की हथेली की गर्माहट से उसके हाथ में पसीना आ गया है। उसने जल्दी से तौलिया उठाया और उंगलियों के एक एक पोर को रगड़ रगड़ कर पोंछने लगा। फिर भी वह संतुष्ट नहीं हो पा रहा था कि उसे बराबर अपना हाथ गीला महसूस होता रहा। गीले हाथों से ही तो कच्ची मिट्टी के बर्तनों को संवारा जाता है। उसने अपने गीले हाथों से उस समय की मिट्टी को सजा संवार तो लिया था, पर सहेज कर रखने के लिए पका नहीं पाया। मैं क्यों नहीं कर पाया ऐसा? क्यों मैं एक ऐसी सड़क का मुसाफिर बन गया जो कहीं से चलकर कहीं नहीं जाती? उसने किताब को अपने से परे किया और बिस्तर पर पड़ी चादर से खुद को सिर से लेकर पांव तक ढक लिया। उसे याद आया कि लाश को भी तो इसी तरह पूरा ढकते हैं। वह अपने पर हंसा। उसे अपना दम घुटता सा लगा। मुझे यह क्यों नहीं याद रहा कि मैं अभी तक जिंदा हूँ? उसे अपने हाथ ठंडे से लगे। वह अपने हाथों को ठंडेपन से परेशान हो उठा। नहीं, मेरा हाथ ठंडा नहीं है, इसे ठंडा नहीं होना चाहिए, इसे गर्म होना ही चाहिए। ठंडे हाथ वाले बेवफा होते हैं। रंजना की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? मैंने एक किताब में पढ़ा था, रंजना बोली। क्या किताबों में लिखी सारी बातें सच होती है? पर सब गलत भी तो नहीं होती। रंजना जैसे उसके अंदर से ही बोली, नहीं, मेरे हाथ ठंडे कहाँ हैं? उसने फिर छूकर देखा और उठकर बैठ गया। चादर उसने अपने दोनों हाथों पर कसकर लपेट लिया, पर उसे लगा जैसे उसने अपने दोनों हाथों किसी बर्फ की सिल्ली में डाल दिए हैं। उसने घबराकर चादर उतार दी। क्या मेरे हाथ वाकई ठंडे हैं? पर न कभी होते हैं तो क्या? उसने सोचा, मेरे माथे पर ठप्पा लगने वाला था, उससे कैसे बच सकता हूँ? यह मुझे क्या हो रहा है? उसने सोचा, मैं पागल होता जा रहा हूँ क्या? उसकी आवाज़ गहरे कुएं से निकल कर आई, तुम तो बिल्कुल पागल हो। रंजना हंसी। क्यों? अरे, यह तक नहीं जानते कि रूठे को कैसे मनाया जाता है?
रंजना बोली, मैं क्या जानूं? यू नो इट इज़ माई फर्स्ट लव। फिर इसी बात पर वे कितनी देर तक हंसते रहे। हंसना तो जैसे वह भूल ही गया था। उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था कि वह आखिरी बार कब खुलकर हंसा था। वह उठा और खिड़की खोल दी। खिड़की के पल्ले चरमराकर खुल गए। काश मैं इसी तरह जिंदगी में खुशी की खिड़की खोल पाता। उसने कहा, कितनी बातें जीवन में ऐसी होती है जिन्हें शब्दों में नहीं ढाला जा सकता। वे बातें तो मन के किसी कोने में अपने होने का एहसास दिलाती रहती हैं। बस ठीक उसी खिड़की के नीचे कुछ गमले रखे हुए थे। हर बार बरसात में उन गमलों में फूलों के आसपास अपने आप कुछ उग आता, जो समय के साथ अपने आप सूख भी जाता है। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।